आज हम एक ऐसी किताब के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके एक मास्टरमाइंड बन सकते हैं, बिल्कुल शर्लक होल्स की तरह। अगर आप शर्लक होल्स के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। शर्लक होल्स दुनिया के सबसे मशहूर फिक्शनल डिटेक्टिव्स में से एक है, जिसे सर आर्थर कॉनन डॉयल ने अपनी कहानियों में गढ़ा था। आज भी लोग शर्लक होल्स के बारे में उतना ही आकर्षित है जितना पहले थे। शर्लक अपनी एक्सेप्शनल कॉग्निटिव स्किल्स, ऑब्जर्वेशन और डिड्यूसिव पावर के लिए जाने जाते हैं। वह छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देते हैं जिन पर आम लोग ध्यान ही नहीं देते, और उन्हीं से वह अपनी थ्योरी बनाते हैं जो हर बार सही साबित होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी शर्लक होल्स की तरह सोच सकते हैं? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी डेली लाइफ में शर्लक की जैसी टेक्निक्स को अपनाकर अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। जिंदगी में हमें हर दिन कई महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं और साथ ही ढेर सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन क्या होता अगर आप शर्लक होल्स की तरह हर प्रॉब्लम का हल निकाल पाते या किसी भी मुश्किल निर्णय को आसानी से ले सकते? यह पूरी तरह से संभव है। बस आपको अपने दिमाग को उस तरह से ट्रेन करना होगा जैसे शर्लक होल्स करता था। लेकिन इससे पहले कि हम शर्लक की टेक्निक्स पर बात करें, आइए एक शेरलॉक होल्स की कहानी पर नजर डालते हैं ताकि हमें समझ में आए कि वह कितना अद्भुत डिटेक्टिव था। लंदन की सर्द और धुंधली रातें हमेशा से रहस्यमय और खतरों से भरी होती थीं, लेकिन इस बार शर्लक होल्स के सामने जो मामला आया वह न सिर्फ अजीब था बल्कि बेहद भयानक भी था। यह कहानी है लाल खोपड़ी या रेड स्कल की मिस्ट्री की, जिसने पूरे लंदन को दहशत में डाल दिया था। शर्लक और डॉक्टर वाटसन एक शांत शाम का आनंद ले रहे थे जब अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोला और एक घबराई हुई महिला अंदर आई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने अपना परिचय दिया और बताया कि वह मिसेस एलिजाबेथ मार्टिन है, जो शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी है। मिसेस मार्टिन कांपती हुई बोली, मेरे पति को किसी ने मार डाला है और उनके शरीर के पास एक लाल खोपड़ी का निशान छोड़ दिया है। पुलिस इसे सुलझा नहीं पा रही है और अब मैं आपकी मदद चाहती हूँ। होल्स ने उसे शांत किया और पूरी जानकारी ली। मिस्टर मार्टिन की लाश उनके ऑफिस में पाई गई थी और उनके शरीर के पास एक लाल खोपड़ी का निशान था। यह खोपड़ी लंदन में हो रही दूसरी हत्याओं से भी जुड़ी थी। होल्स ने तुरंत जांच शुरू की और वाटसन के साथ मार्टिन के ऑफिस पहुंचे। वहां की स्थिति देखकर होल्स को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक चीज ने होल्स का ध्यान खींचा। वह था लाल खोपड़ी का निशान, जो शायद खून से बना हुआ था। होल्स ने अपनी खास मैग्नीफाइंग ग्लास से उस निशान का निरीक्षण किया। वह निशान किसी आम इंसान के द्वारा नहीं बना हुआ लग रहा था। निशान की रेखाएं इतनी साफ थीं कि जैसे किसी ने उसे बहुत सोच समझकर बनाया। होल्स ने वाटसन से कहा, यह मामला किसी आम अपराधी का नहीं है। यह निशान किसी ऐसे इंसान का है जो अपने काम में माहिर है और हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। जैसे जैसे होल्स ने मामले की जांच की, उसने पाया कि यह लाल खोपड़ी का निशान न सिर्फ मिस्टर मार्टिन के ऑफिस में बल्कि लंदन के दूसरे हिस्सों में भी पाया गया था। इस निशान का क्या मतलब हो सकता है? होल्स ने गहराई से सोचा और यह समझा कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। होल्स ने यह भी पाया कि जिन जगहों पर यह निशान पाए गए थे, वे सभी कहीं ना कहीं एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। यह मामला और भी दिलचस्प होता जा रहा था। होल्स की जांच में पता चला कि यह रेड स्कल नामक एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था जो लंदन के अमीर लोगों को निशाना बना रहा था और उन पर दबाव डाल रहा था ताकि वे उनकी मांगे पूरी करें। होल्स ने अपनी जांच को और गहराई से बढ़ाया और जल्द ही उसे पता चला कि यह संगठन लंदन के कुछ बड़े बिजनेसमैन और लीडर्स का एक गुप्त यूनियन था जो अपने प्रतिद्वंद्वियों को डराने के लिए लाल खोपड़ी का निशान छोड़ते थे। लेकिन मार्टिन की हत्या ने होल्स को हैरान कर दिया, क्योंकि वह भी इस यूनियन का हिस्सा था। तो फिर उसकी हत्या क्यों हुई? होल्स ने अपनी सूझबूझ से समझा कि मार्टिन ने इस यूनियन के खिलाफ जाने की कोशिश की थी और यही वजह थी कि उसकी हत्या कर दी गई। अब होल्स और वाटसन ने मिलकर एक योजना बनाई ताकि इस संगठन का पर्दाफाश किया जा सके। होल्स ने मिसेस मार्टिन से कहा कि वह अपने पति के अंतिम संस्कार में सभी बिजनेसमैन को आमंत्रित करे। इस तरह
होल्स ने पूरे मामले को एक जाल की तरह बुन लिया। अंतिम संस्कार के दौरान होल्स ने देखा कि कुछ बिजनेसमैन के चेहरे पर चिंता के भाव थे। पुलिस भी इस मामले में शामिल हो गई थी। जैसे ही अंतिम संस्कार खत्म हुआ, होल्स ने अपने खास अंदाज में सबके सामने आकर कहा, मिस्टर मार्टिन की हत्या एक सोची समझी साजिश थी और इस साजिश में आप सभी शामिल हैं। बिजनेसमैन हैरान रह गए, लेकिन होल्स ने ठोस सबूत पेश किए जो उसने अपनी जांच के दौरान इकट्ठा किए थे। आप लोगों ने सोचा था कि आप इस शहर में दहशत फैलाकर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आप यह भूल गए कि अपराध की दुनिया में शर्लक होल्स से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। आखिरकार रेड स्कल संगठन का भांडा फूट गया और सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लंदन एक बड़े खतरे से बच गया और होल्स ने एक और शानदार केस अपनी डायरी में दर्ज किया। इस कहानी ने होल्स के करियर में एक और चमकदार अध्याय जोड़ा। होल्स के लिए यह सिर्फ एक और केस था, लेकिन उसकी सूझबूझ और लॉजिक ने फिर से साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी मिस्ट्री उसके रीजनेबल दिमाग से परे नहीं है। जब भी शर्लक होल्स किसी भी केस की गुत्थी सुलझाता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी ऑब्जर्वेशन और अटेंशन टू डिटेल। शर्लक सिर्फ वही नहीं देखता जो सामने होता है, बल्कि वह उस चीज को भी देखता है जो सामान्य इंसान की नजरों से छूट जाती है। यही बात उसे दूसरों से अलग बनाती है। होल्स कहते हैं, तुम देखते हो लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते। इसका मतलब यह है कि हम अक्सर चीजों को सिर्फ ऊपर से देखते हैं और उन पर गहरी नजर नहीं डालते, जबकि शर्लक हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देता है, चाहे वह कितनी भी मामूली क्यों न लगे। यही वजह है कि वह किसी भी केस को हल करने में इतना सफल होता है। आप भी शर्लक होल्स की तरह अपनी ऑब्जर्वेशन और अटेंशन टू डिटेल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान टिप्स है। 1. जब भी आप किसी सिचुएशन या चीज को देखें, तो उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व करें। उसके कलर, टेक्सचर, साइज और उसके आसपास की चीजों पर ध्यान दें। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी कमरे में दाखिल हों, तो उस कमरे के लेआउट और चीजों के प्लेसमेंट को ध्यान से देखें। 2. जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो सिर्फ उनकी बातों को सुनने के बजाय उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और उनके बोलने के तरीके पर भी ध्यान दें। इससे आप उनके मन की स्थिति और इमोशंस को बेहतर समझ पाएंगे। 3. ऐसे गेम्स खेलें जो आपकी मेमोरी और अटेंशन को फोकस करने की क्षमता को बढ़ाए। उदाहरण के तौर पर, एक कमरे में जाकर चीजों को ऑब्जर्व करें और फिर कमरे से बाहर जाकर जितना याद रहे उतना लिखें। इससे आपकी याददाश्त और ऑब्जर्वेशन स्किल्स में सुधार होगा। 4. रोज की चीजों में छोटी छोटी डिटेल्स को पहचानने की कोशिश करें, जैसे कि किसी आर्टिकल को पढ़ते समय उसमें ग्रामर मिस्टेक्स या छोटे छोटे फर्क पहचानना। इन टिप्स की मदद से आप अपनी ऑब्जर्वेशन और डिटेल्स पर ध्यान देने की क्षमता को शार्प बना सकते हैं, जैसे शर्लक होल्स की तरह। शर्लक होल्स की ऑब्जर्वेशन और अटेंशन टू डिटेल की ताकत को समझने के लिए एक दिलचस्प उदाहरण लेते हैं। एक बार शर्लक होल्स और डॉक्टर वाटसन अपने कमरे में बैठे थे। शर्लक ने वाटसन से पूछा, तुमने इन सीढ़ियों को कितनी बार देखा है? वाटसन ने जवाब दिया, सैकड़ों बार। फिर शर्लक ने पूछा, तो बताओ, इनमें कितनी सीढ़ियां हैं? वाटसन को इसका जवाब नहीं पता था, जबकि शर्लक ने तुरंत कहा, इनमें 17 सीढ़ियां हैं, क्योंकि मैंने देखा और ऑब्जर्व किया है। यह उदाहरण यह दिखाता है कि शर्लक सिर्फ देखता नहीं है, बल्कि हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और उसे अपने दिमाग में जमा कर लेता है। यही वजह है कि वह दूसरों से बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाता है। ऑब्जर्वेशन और अटेंशन टू डिटेल केवल आपके प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बड़ा फर्क डाल सकते हैं। शर्लक होल्स की तरह अगर हम भी अपनी ऑब्जर्वेशन और अटेंशन स्किल्स को डेवलप करें, तो हम चीजों को एक नए नजरिए से देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। हमेशा याद रखें, तुम देखते हो पर ऑब्जर्व नहीं करते। यह छोटा सा फर्क बड़ी से बड़ी मिस्ट्री को सुलझाने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं शर्लक होल्स के दिमाग के बारे में। मरिया कोनिकोवा ने इसे समझाने के लिए एक दिलचस्प मेटाफर दिया है, जिसे ब्रेन एटिक कहते हैं, यानी दिमाग का स्टोर रूम। इस मेटाफर से उन्होंने यह बताया कि हमारा दिमाग एक एटिक की तरह है, जिसमें हम अपनी यादों और जानकारी को स्टोर करते हैं।
लेकिन जैसे किसी एटिक में अनावश्यक चीजें जमा हो जाने से वह अस्त व्यस्त हो जाती है, वैसे ही अगर हम अपने दिमाग में बेकार की जानकारी भरें तो वह भी असंयत हो जाता है। होल्स के अनुसार हमारा दिमाग एक सीमित स्पेस वाला एटिक है, इसलिए हमें सिर्फ वही जानकारी स्टोर करनी चाहिए जो सच में महत्वपूर्ण और उपयोगी। शर्लक अपने दिमाग को इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है कि जब भी उसे किसी खास जानकारी की जरूरत होती है वह उसे तुरंत ढूंढ लेता है। दरअसल हमारा दिमाग भी सीमित संसाधनों और क्षमता के साथ आता है। अगर हम इसे बेकार की जानकारी से भर देंगे तो हम महत्वपूर्ण जानकारी को स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यह तय करना चाहिए कि कौन सी जानकारी हमारे दिमाग के एटिक में रहनी चाहिए और कौन सी नहीं। शर्लक होल्स का एक अहम सिद्धांत है, दिमाग में वही जानकारी रखी जानी चाहिए जो हमारे जीवन में वाकई महत्वपूर्ण हो। यह सिलेक्टिव मेमोरी का सिद्धांत है। जब हम बेकार की जानकारी से छुटकारा पाते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ वही जानकारी बचती है जो उपयोगी होती है। जब हमें किसी समस्या का समाधान करना होता है तो यह जरूरी जानकारी हमारे दिमाग में तुरंत उपलब्ध होती है। इस तरह हमारी सोच और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और सटीक होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको विभिन्न गणितीय सूत्र याद रखने की जरूरत है तो आपको उन स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से उपयोगी हो। बेकार की जानकारी सिर्फ आपके दिमाग के एटिक में जगह घेरती है और महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच को कठिन बना देती है। जैसे किसी एटिक को समय पर साफ किया जाता है, वैसे ही हमारे दिमाग के एटिक को भी नियमित देखभाल की जरूरत होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे दिमाग में सिर्फ वही जानकारी हो जो सच में महत्वपूर्ण और प्रासंगिक। हमें नियमित रूप से बेकार की जानकारी को हटाना चाहिए। शर्लक होल्स का मानना है कि जब हम अपने दिमाग के एटिक में केवल महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं तो यह हमें किसी भी समस्या को हल करने में मदद करता है। समय के साथ साथ हमें अपनी यादों और ज्ञान को ताजा करना चाहिए ताकि हम महत्वपूर्ण जानकारी को कभी न भूलें। उदाहरण के तौर पर, जो कुछ भी आपने सीखा है उसे समय पर दोहराना और फिर से पढ़ना जरूरी है। इससे वह जानकारी आपके दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती है और जब आपको उसकी जरूरत पड़े तो आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं शर्लक होल्स की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की। शर्लक को अक्सर एक लॉजिकल और तथ्य आधारित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा उसकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी में भी छुपा हुआ है। जब भी वह किसी समस्या का सामना करता है तो वह केवल उपलब्ध तथ्यों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपनी इमेजिनेशन का उपयोग करके विभिन्न संभावनाओं और स्थितियों की कल्पना करता है। यही उसकी सोच को दूसरों से अलग बनाता है। शर्लक की यह क्षमता उसे किसी भी समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखने की ताकत देती है। अगर वह केवल तथ्यों पर निर्भर रहता तो शायद वह कई मामलों में असफल हो जाता, लेकिन इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके वह हर संभावित दिशा में सोचता है जो उसे समस्या का समाधान खोजने में मदद करती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम अक्सर वही रास्ते अपनाते हैं जो हमें पहले से ज्ञात होते हैं, लेकिन शर्लक होल्स की तरह अगर हम अपनी सोच को एक नए तरीके से इस्तेमाल करें तो हम उन समाधान तक पहुंच सकते हैं जो सामान्य सोच से परे होते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप किसी समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सके और नए और अनोखे तरीकों से उसका समाधान ढूंढ सके। शर्लक अक्सर उन पहलुओं को देखता है जिन्हें अन्य लोग अनदेखा कर देते हैं। वह अपनी इमेजिनेशन का उपयोग करके संभावनाओं के विभिन्न पहलुओं को समझता है। उदाहरण के लिए, अगर वह किसी क्राइम सीन पर होता है तो वह केवल घटनाओं के क्रम को नहीं देखता, बल्कि यह भी सोचता है कि अगर चीजें कुछ और होती तो परिणाम क्या होता। यह क्रिएटिव थिंकिंग उसे सही दिशा में ले जाती है। शर्लक की एक और महत्वपूर्ण तकनीक है सिनेरियो की विजुअलाइजेशन। जब भी वह किसी समस्या का सामना करता है तो वह अपने दिमाग में विभिन्न संभावित परिणामों की कल्पना करता है। इससे उसे यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सा रास्ता सबसे उपयुक्त है और कौन सा परिणाम उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप पहले से ही विभिन्न परिणामों की कल्पना करते हैं और फिर यह विचार करते हैं कि कौन सा परिणाम आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है।
यह प्रक्रिया आपको संभावित जोखिमों और चुनौतियों से भी अवगत कराती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी निर्णय के परिणाम की कल्पना करते हैं, तो आप पहले से ही उस निर्णय के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझ सकते हैं, जिससे आप एक बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। शर्लक अपने दिमाग में विभिन्न घटनाओं की विजुअलाइजेशन करता है और फिर उन परिस्थितियों को विश्लेषण करके सही निष्कर्ष पर पहुंचता है। यह न केवल उसे गलतियों से बचाता है, बल्कि उसे सही दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। अगर आप भी अपनी क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन क्षमताओं को शर्लक होल्स की तरह विकसित करना चाहते हैं, तो कुछ सुझाव हैं। 1. कभी भी किसी समस्या का समाधान करने का केवल एक तरीका न अपनाएं। विभिन्न दृष्टिकोण से सोचें और नए विचारों के बारे में विचार करें। 2. माइंड मैपिंग एक अच्छा तरीका है जिससे आप अपनी सोच को व्यवस्थित कर सकते हैं और नए विचार उत्पन्न कर सकते हैं। यह आपको विभिन्न विकल्पों को एक साथ देखने और उनका तुलना करने में मदद करता है। 3. नियमित रूप से ध्यान मेडिटेशन करें। विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और आपकी इमेजिनेशन को बढ़ावा देगा। जब भी आप किसी समस्या का सामना करें, खुद से सवाल पूछें, अगर ऐसा होता तो क्या होता? अगर मैं यह निर्णय लेता तो परिणाम क्या होते? इस प्रकार के सवाल आपके दिमाग को नए विचारों की ओर ले जाते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल कंट्रोल की। शर्लक होल्स जब भी किसी मामले की जांच करता है, तो वह अपने इमोशंस को एक तरफ रख देता है और पूरी तरह से लॉजिक और ऑब्जेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करता है। यह इमोशनल डिटैचमेंट उसे स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से सोचने में मदद करता है, जिससे वह बिना किसी व्यक्तिगत पक्षपाती के सही निष्कर्ष तक पहुंचता है। हमारे इमोशंस का हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव होता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमारी भावनाएं जैसे डर, गुस्सा या उत्तेजना हमारे लॉजिकल सोचने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। शर्लक हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इमोशनल कंट्रोल हमें अपनी सोच को साफ और उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करता है। इसे स्टोइक सिद्धांतों के अनुसार समझा जा सकता है, जो यह कहते हैं कि हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, और उन पर समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए जिन्हें हम बदल नहीं सकते। यही दृष्टिकोण शर्लक को किसी भी मुश्किल स्थिति में शांत और लॉजिकल बनाए रखता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की किताब की संक्षेप में जानकारी। आपको यह कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं, और धन्यवाद हमारी समरी को अंत तक सुनने के लिए।